दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें सेंटेंसेस में कहां पर और किस तरह से यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में गहराई से आप इस वीडियो में जानेंगे। आप चाहें इंग्लिश ग्रामर में बिगिनर हों या एडवांस्ड लर्नर हों, ये वीडियो आप सभी के लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को आज मैं इस एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूँगा, जिनको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस और दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है? चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट और दूसरा सेंटेंस है आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हैव के तुरंत बाद हैड का यूज या दूसरे वाले सेंटेंस में लगातार दो बार हैड का यूज क्यों किया गया है और इन सेंटेंसेस की मीनिंग्स क्या हैं? साथ ही साथ अगर हैड के तुरंत बाद हैड का प्रयोग सही हो सकता है तो क्या हैव के तुरंत बाद हैव का भी प्रयोग सही हो सकता है? जैसे आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या यह सेंटेंस सही है? अब तीसरा और अंतिम सवाल, कम टू द पार्टी और डू कम टू द पार्टी, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग्स में क्या फर्क है? दोस्तों अगर आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपको शुरू से लेकर एकदम अंत तक पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपके हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब्स के सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स के महारथी बनने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एकदम अंत तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपने पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर सभी तरह के वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जिन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिन्हें हम ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पर या सपोर्टर, यानी कि मददगार या सहायक। इसीलिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। अब ये मेन वर्ब क्या है? द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब, एंड द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज, वॉइस, मूड, नेगेटिव सेंटेंसेज और क्वेश्चंस एटसेट्रा इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलियरी वर्ब। मतलब वैसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस रखता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और वैसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंसेस बनाने में, वॉइस चेंज करने में, किसी सेंटेंस का मूड दिखाने में, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में या क्वेश्चंस बनाने में, उसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे अरिजीत इज सिंगिंग, अरिजीत गा रहा है, यहाँ सिंगिंग एक मेन वर्ब है और इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब सिंगिंग की हेल्प कर रहा है प्रेजेंट टेंस शो करने में, कि गाना गाने का काम वर्तमान समय में हो रहा है। उसी तरह अरिजीत वॉज सिंगिंग, अरिजीत गा रहा था, यहाँ वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब सिंगिंग की हेल्प कर रहा है पास्ट टेंस शो करने में, कि गाना गाने का काम भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में हो रहा था। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया, यहाँ पर एक ही वर्ब है क्लोज्ड और यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका पैसिव फॉर्म होगा द डोर वॉज क्लोज्ड बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा बंद किया गया। यहाँ वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब क्लोज्ड की हेल्प कर रहा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में। इसी तरह किसी सेंटेंस के मूड को दिखाने में भी हम हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे,
आज बारिश हो सकती है। यहाँ रेन एक मेन वर्ब है और मे एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि बारिश होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं। जैसे ही गोज़ टू ऑफिस, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा ही डज नॉट गो टू ऑफिस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डज ही गो टू ऑफिस। यहाँ डज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मेन वर्ब गो की हेल्प कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ब हो। जैसे ही इज़ अ टीचर, यहाँ इज़ एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है इज़, इसीलिए इज़ यहाँ पर एक मेन वर्ब है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के भी रूप में होता है। इसीलिए इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों के रूप में किया जा सकता है। चलिए अब हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स के टाइप्स की बात करते हैं। दोस्तों, प्रयोग और बनावट की दृष्टि से ऑक्सिलियरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स और दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जिन्हें हम सिंपली मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की बात करते हैं। दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में 3 कैटेगरीज के वर्ब्स होते हैं। पहला वर्ब टू बी, दूसरा वर्ब टू हैव और तीसरा वर्ब टू डू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इनका ओरिजिन हुआ है वर्ब टू बी से। टू बी का मतलब है होना। टू बी के अंतर्गत वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन आते हैं। वर्ब्स की दूसरी कैटेगरी टू हैव के अंतर्गत वर्ब्स हैज़, हैव, हैड और हैविंग आते हैं। और वर्ब्स की तीसरी कैटेगरी टू डू के अंतर्गत वर्ब्स डू, डज और डिड आते हैं। दोस्तों, इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में होता है और इनके रूप सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं। आइए सबसे पहले हम वर्ब टू बी को डिटेल में समझते हैं और इसके सारे यूजेस को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ब टू बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। इनमें से इज, एम, आर और बी वर्ब टू बी के प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। वॉज और वर इसके पास्ट फॉर्म्स हैं। बीन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म है और बीइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म है। इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ प्रेजेंट टेंस में होता है। आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा वर का प्रयोग पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन वर्ब्स का प्रयोग हम मेन वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स दोनों ही रूपों में करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब टू बी का यूज मेन वर्ब के रूप में किस तरह से किया जाता है। यूज नंबर 1, यह मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट को अपने पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। जैसे माई फादर इज ए बिजनेसमैन, यहाँ वर्ब इज एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है जो कि सब्जेक्ट माई फादर को उसके कॉम्प्लीमेंट बिजनेसमैन से जोड़ रहा है। इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे शी इज अ गर्ल, वी वर क्लासमेट्स। दूसरा स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट। जैसे हु आर यू, व्हाट इज दिस, वेयर इज रोहित। तीसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस एडजेक्टिव। जैसे आई एम रेडी, ही वॉज हैप्पी, यू वर सैड। चौथा स्ट्रक्चर देयर प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। जैसे देयर वॉज ए काउ ग्रेजिंग हेयर, देयर इज ए मैन वेटिंग फॉर यू। इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं।
चलिए अब हम यूज नंबर 2 को देखते हैं। यूज नंबर 2, वर्ब बी मुख्य क्रिया के रूप में इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त होता है। जैसे बी केयरफुल, सावधान रहो। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। बी अ गुड मैन, अच्छे आदमी बनो। यूज नंबर 3, वर्ब का प्रयोग कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। ऐसे इमेजनरी सेंटेंसेस जो जनरली पॉसिबल नहीं हो सकते, उनमें हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को सब्जंक्टिव मूड में होना समझा जाता है, जिसके बारे में मैं मूड ऑफ वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के बाद आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, ये तो थे वर्ब टू बी के मेन वर्ब के रूप में यूज़। अब हम देखते हैं कि इन्हें ऑक्सिलियरी वर्ब्स के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। बी एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब। यूज नंबर 1, एज हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंसेज। यानी कि इनका यूज़ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंसेज बनाने में करते हैं। जैसे शी इज़ राइटिंग, आई एम टीचिंग, व्हाट आर यू डूइंग, ही वॉज वर्किंग, दे वर ईटिंग। यहाँ इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। यूज नंबर 2, एज हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म पैसिव वॉइसेज। यानी कि इनका यूज़ हम पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में करते हैं। जैसे आई नो हिम, इसका पैसिव फॉर्म होगा ही इज़ नोन टू मी। यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल नोन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। उसी तरह ही ओपनड द गेट, इसका पैसिव फॉर्म होगा द गेट वॉज ओपनड बाय हिम। यहाँ वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। यूज नंबर 3, दीज आर यूज्ड विद इन्फिनेटिव्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कमिटमेंट, इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, प्लान और एग्रीमेंट। यानी कि इनका प्रयोग हम इन्फिनेटिव्स के साथ किसी योजना, आदेश या आज्ञा को प्रकट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्फिनेटिव्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी जेरंड इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स वाली वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे किसी योजना के बारे में बताना हो कि मैं कल दिल्ली जाने वाला हूं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम टू गो टू दिल्ली टुमारो। यहाँ टू गो एक इन्फिनेटिव है जिसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है। उसी तरह अगर मुझे कहना हो कि मैं अपना काम पूरा करने वाला हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू कंप्लीट माई वर्क। वह रविवार को आने वाली है, शी इज़ टू कम ऑन संडे। चलिए, वर्ब टू बी के लगभग सभी तरह के यूजेस को हमने देख लिया। अब हम वर्ब टू हैव को डिटेल में समझते हैं और इसके सारे यूजेस को देखते हैं। दोस्तों, वर्ब टू हैव की डिफरेंट फॉर्म्स हैं हैज़, हैव, हैड और हैविंग। हैव प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर है जिसका यूज़ आई, वी, यू, दे एटसेट्रा के साथ होता है। हैज़ हैव का सिंगुलर फॉर्म है और प्रेजेंट टेंस है जिसका प्रयोग ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ होता है। हैड हैव का पास्ट टेंस है और इसका प्रयोग सभी पर्सन और नंबर के साथ होता है। दोस्तों, इन वर्ब्स का भी प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूपों में किया जाता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब टू हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किस तरह से किया जाता है। हैव एज ए मेन वर्ब। दोस्तों, एज ए मेन वर्ब हैव की सेकेंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म्स होती हैं हैड, यानी कि वर्ब हैव की सभी 5 फॉर्म्स हैं हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। आइए अब हम इसके यूजेस को देखते हैं। यूज नंबर 1, मेन वर्ब के रूप में हैज़, हैव, हैड का प्रयोग किसी चीज़ पर मालिकाना हक या स्वामित्व यानी कि पोजेशन या ऑनरशिप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है।
ही हैज़ 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें हैं। ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। यूज नंबर 2। दोस्तों वर्ब टू हैव का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्चुअल में वर्ब टू हैव एक ऐसा वर्ब है जो जस्ट लाइक पानी की तरह होता है। जैसे हम पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, उसी तरह वर्ब हैव भी अपनी मीनिंग को सेंटेंस के सेंस के अनुसार चेंज कर लेता है। एज ए मेन वर्ब इसे हम ईट, ड्रिंक, डू, इंजॉय, टेक, एक्सपीरियंस के सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को ही देखकर पता चल जा रहा है कि हैव की मीनिंग यहाँ पर ड्रिंक है, क्योंकि चाय या कॉफ़ी को पिया जाता है। प्लीज़ हैव योर लंच, कृपया अपना दोपहर का भोजन करें। यहाँ हैव की मीनिंग है ईट, क्योंकि भोजन को खाया जाता है और यहाँ खाने की बात हो रही है। उसी तरह आई विल हैव अ बाथ, मैं नहाऊंगा या स्नान करूंगा। यहाँ भी सेंटेंस के सेंस को देखकर ही पता चल जा रहा है कि यहाँ हैव की मीनिंग है डू, यानी कि करना, क्योंकि यहाँ स्नान करने की बात की जा रही है। यूज नंबर 3। दोस्तों हैव का प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता, लेकिन यदि हैव का अर्थ एक्सपीरियंस या एंजॉय या टेक से हो तो इसका प्रयोग एज ए मेन वर्ब इस तरह से किया जा सकता है। जैसे दे आर हैविंग अ पार्टी, वे लोग पार्टी मना रहे हैं। यहाँ हैविंग की मीनिंग है एंजॉइंग। ही इज़ हैविंग अ बाथ, वह स्नान कर रहा है। यहाँ हैविंग की मीनिंग है डूइंग। वी वर हैविंग अ हॉलीडे, हम लोग छुट्टी मना रहे थे। यहाँ हैविंग की मीनिंग है इंजॉइंग। आई एम हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम नाउ ए डेज, मेरा आजकल ख़राब समय चल रहा है। यहाँ हैविंग की मीनिंग है एक्सपीरियंसिंग। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि हैव का यूज़ हम मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हैव का यूज़ ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह किस तरह से किया जाता है। हैव एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब। यूज नंबर 1। वर्ब्स हैज़, हैव, हैड आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेज, यानी कि जब कोई घटना भूतकाल में घट चुकी है और वह बोलते या लिखते समय फिर भी महत्वपूर्ण हो, यानी कि उसका प्रभाव अभी भी बरकरार हो, तो वर्ब्स हैज़, हैव, हैड का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ परफेक्ट टेंसेस बनाने में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल हैव या विल हैव का यूज़ करते हैं। चलिए इन बातों को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मैंने एक नई कार खरीदी है। आई हैव बॉट अ न्यू कार। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और बॉट मेन वर्ब, जो कि वर्ब बाय की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि वर्तमान समय में एक नई कार खरीदी गई है। ही हैज़ ईटन, वह खा चुका है। यहाँ पर भी वही बात है, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि खाने का काम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि काम पास्ट यानी कि बीते हुए समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका था। आई शैल हैव मेट हिम टिल मंडे, मैं उससे सोमवार तक मिल चुका रहूँगा। यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है क्योंकि मिलने का काम फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका रहेगा। यहाँ शैल का यूज़ हमने फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल को दिखाने के लिए किया है। दोस्तों अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी सेंटेंस में हैव या हैज़ के साथ हैड का यूज़ हुआ है, या कभी हैड के भी साथ हैड का यूज़ हुआ है, यानी कि एक ही सेंटेंस में लगातार 2 बार हैड का यूज़ हुआ है। जैसे शी हैज़ हैड हर मॉर्निंग टी, या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, या वी हैड हैड अ गुड टाइम इन हॉलीडेज। ये सेंटेंसेस थोड़े अजीब जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हैव यहाँ पर 2 फॉर्म्स में कर क्या रहा है, या हैड के जस्ट बाद हैड का यूज़ क्यों हुआ है। अगर आप भी इसमें कन्फ्यूज्ड हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हैव एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब दोनों की ही तरह काम करता है।
तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सेंटेंसेस में पहले जो वर्ब हैज़, हैव या हैड आए हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर आए हैं, और दूसरा वाला जो वर्ब हैड आया है वो मेन वर्ब के तौर पर आया है, जो कि वर्ब हैव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म है, और इनका यूज़ हमने परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए किया है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि एक मेन वर्ब के तौर पर हैव एक ऐसा वर्ब है जो कि जस्ट लाइक पानी की तरह है, जिसे हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का रूप ले लेता है, इसीलिए इसकी मीनिंग को हमें सेंटेंस के सेंस के अनुसार समझनी होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं अपना नाश्ता खा चुका हूँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि खाने का काम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका है। इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब जो कि वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म है। लेकिन अभी हमने देखा था कि इस तरह के सेंटेंसेस में ईट के सेंस में हम वर्ब हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। इसीलिए आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट के बदले आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ है, और हैड का यूज़ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह हुआ है जो परफेक्ट टेंसेज में लगानी जरूरी होती है। वैसे ही अगर इस वाक्य में हूँ के बजाय था आ जाए तो हमारा वाक्य हो जाएगा मैं अपना नाश्ता खा चुका था। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि खाने का काम पास्ट यानी कि बीते हुए समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका था। इसकी इंग्लिश होगी आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट। यहाँ हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस को शो कर रहा है, और ईटन मेन वर्ब है जो कि वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म है। दोस्तों यहाँ भी हम ईट की थर्ड फॉर्म ईटन के सेंस में एज ए मेन वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पहला वाला हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, और दूसरा वाला हैड एक्चुअल में ईट के सेंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ब हैव का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट टेंस बनाने में यूज़ किया गया है। तो मुझे लगता है कि अब आप हैज़ हैड, हैव हैड और हैड का फंडा समझ गए होंगे। शी हैज़ हैड हर मॉर्निंग टी मीन्स शी हैज़ टेकन हर मॉर्निंग टी, उसने सुबह की चाय पी ली है। वी हैड हैड अ गुड टाइम इन हॉलीडेज मीन्स वी हैड एक्सपीरियंस्ड अ गुड टाइम इन हॉलीडेज, मतलब हमने छुट्टियों में अच्छा समय का अनुभव किया था या हमने छुट्टियों में अच्छा समय बिताया था। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि जैसे किसी सेंटेंस में हैड पॉसिबल है, तो क्या उसी तरह किसी सेंटेंस में हैव पॉसिबल हो सकता है? जैसे आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या ये सेंटेंस सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले वाला वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह पर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंसेस के अनुसार हैज़, हैव, हैड या शैल हैव या विल हैव तो आ सकता है, लेकिन दूसरा वाला वर्ब जो कि एक मेन वर्ब है उसकी जगह पर हैज़ या हैव नहीं आ सकता, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म में होता है, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। इसीलिए परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब कभी भी हैज़ या हैव नहीं हो सकता, बल्कि उसके बजाय हैड होगा। इसीलिए हैज़ हैड, हैव हैड और हैड तो पॉसिबल है, लेकिन हैव, हैज़, हैड हैज़ एट्सेट्रा पॉसिबल नहीं है। चलिए यूज़ नंबर 1 में तो हमने देख लिया कि हैज़, हैव, हैड का यूज़ परफेक्ट टेंसेस बनाने में किया जाता है। आइए अब हम यूज़ नंबर 2 को देखते हैं। यूज़ नंबर 2, हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। मतलब हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने में किया जाता है, और इनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाने में भी करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि वह 2 घंटों से काम कर रही है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से काम कर रही थी, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से काम करती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और तीसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसके अलावे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ पैसिव वॉइस बनाने में भी किया जाता है। जैसे शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क,
उसने काम खत्म कर लिया है। इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म होगी द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर, काम उसके द्वारा खत्म किया जा चुका है। दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस दोनों में ही हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग होता है। अंतर बस इतना सा है कि अगर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और अगर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। इसीलिए जैसे ही आप किसी सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखें तो तुरंत समझ जाएं कि वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और अगर किसी सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो तुरंत समझ जाएं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। चलिए बढ़ते हैं हैज़, हैव, हैड के अगले यूज़ की तरफ। यूज़ नंबर 3, हैज़, हैव, हैड आर यूज्ड विद इन्फिनेटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, अर्जेंसी और फोर्स और कंपल्सन ऑफ डूइंग। मतलब हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य, अर्जेंसी यानी कि अनिवार्यता, या फोर्स और कंपल्सन ऑफ डूइंग यानी कि करने की बाध्यता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे कल आगरा जाना है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू आगरा टुमारो। यहाँ हमने जाना है के लिए हैव टू गो यानी कि हैव के साथ वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज़ किया है। उसे यह काम आज पूरा करना है, ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। उसे अपने गहने बेचने पड़े थे। चूँकि यहाँ सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसीलिए हमें हैज़ या हैव के बजाय हैड का यूज़ करना होगा। शी हैड टू सेल हर ज्वेलरीज। दोस्तों अब एक बात नोट कीजिएगा कि मुझे ऑफिस जाना है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू ऑफिस। उसी तरह इसकी नेगेटिव सेंटेंस होगी मुझे ऑफिस नहीं जाना है, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस। अब आपके मन में एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस का मतलब है मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस का क्या मतलब होगा? दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब होगा मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि एज ए मेन वर्ब डू हैबिचुअल स्टेट को डिनोट करता है। पहले वाला सेंटेंस एक पार्टिकुलर ओकेज़न को रिफ़र करता है कि मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना है या मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस एक हैबिचुअल स्टेट को रिफ़र करता है कि मुझे कभी ऑफिस जाना नहीं पड़ता है। मतलब मैं घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेता हूँ, मुझे कभी ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए वर्ब टू हैव के भी सभी इंपॉर्टेंट यूजेस को हमने देख लिया। अब हम वर्ब टू डू को डिटेल में समझते हैं और इसके सारे यूजेस को देखते हैं। दोस्तों वर्ब टू डू के डिफरेंट फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, डन और डूइंग। दोस्तों डू या डज का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। डज का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ होता है। बाकी सभी के साथ डू का यूज़ होता है। डिड डू का पास्ट टेंस है और इसका प्रयोग सभी पर्सन्स में होता है। दोस्तों डू, डज, डिड का भी प्रयोग मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों ही रूपों में किया जाता है, लेकिन डूइंग और डन का प्रयोग सिर्फ मेन वर्ब्स के रूप में होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब टू डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार किया जाता है। डू एज अ मेन वर्ब। दोस्तों एज अ मेन वर्ब डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, यानी कि वर्ब डू की सभी 5 फॉर्म्स हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डज। आइए अब हम इनके यूजेस को देखते हैं। दोस्तों एज अ मेन वर्ब डू का अर्थ होता है करना यानी कि टू परफॉर्म या काम करना आदि। जैसे आई डू मैनी वर्क, मैं बहुत से काम करता हूँ। ही डज मैनी वर्क, वह बहुत से काम करता है। वी डिड मैनी वर्क, हम लोगों ने बहुत से काम किए। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। तो एज अ मेन वर्ब डू का मतलब होता है करना। चलिए अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। यूज नंबर 1, एज अ हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड आर यूज्ड टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज। दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में वर्ब्स डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में करते हैं। जैसे आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमारा सेंटेंस होगा आई डू नॉट लाइक चॉकलेट। इसे हम आई डोंट लाइक चॉकलेट भी लिख सकते हैं।
यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया है और उसके बाद नॉट लगाया है। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू, डज या डिड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू लाइक चॉकलेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। दोस्तों आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हमने पहले वाले सेंटेंस में वर्ब प्ले के साथ एस लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहने पर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन हमने दूसरे और तीसरे सेंटेंस में प्ले के साथ एस क्यों नहीं लगाया है, जबकि इन दोनों सेंटेंसेस में भी तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एस या ई एस का यूज़ तो हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब डू के साथ कर लिया है, डू में ई एस लगाकर उसे डज बनाकर। इसीलिए अब हमें मेन वर्ब प्ले में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सब्जेक्ट अपने सबसे नज़दीक वाले वर्ब से एग्रीमेंट करता है। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए हमने यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज़ किया है। अब अगर हमें इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह स्कूल नहीं गया, और इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड की मदद ली है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दोस्तों यहाँ पर हमने वेंट के बजाय गो का यूज़ किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाने के लिए हमने पहले ही डू की सेकेंड फॉर्म डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया है, तो अब हमें गो की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर हम ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल लिखें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह शी प्लेड वेल टुडे, इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगी शी डिड नॉट प्ले वेल टुडे और डिड शी प्ले वेल टुडे। दोस्तों अब एक बात आप नोट कीजिएगा कि एक ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डू, डज या डिड का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, इसकी नेगेटिव सेंटेंस होगी आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। यहाँ पहला वाला डू नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, और दूसरा वाला डू एक मेन वर्ब है जिसे करना के सेंस में यूज़ किया गया है। उसी तरह ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करता है। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया। डू यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम करते हो। डज ही डू दिस वर्क, क्या वह यह काम करता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। चलिए हमने ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में वर्ब डू का पहला यूज़ तो देख लिया, अब हम इसके सेकेंड यूज़ को देखते हैं। यूज़ नंबर 2, एज अ हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ अ स्टेटमेंट, दैट इज दीज आर यूज्ड टू मेक एम्फेटिक सेंटेंसेज। मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड का यूज़ एम्फेटिक सेंटेंसेज यानी कि जोरदार वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं वहाँ जाता तो हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस को हम जोरदार वाक्य यानी कि एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ जाने की बात पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है कि मैं वहाँ जाता तो हूँ। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, एम्फेटिक शब्द इसी से बना है। तो यहाँ हम एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डू गो देयर। वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल। वह कल आया तो था, ही डिड कम यस्टरडे। चलिए डू, डज, डिड के यूज़ नंबर 2 को भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यूज़ नंबर 3। डू, डज एंड डिड आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। मतलब डू, डज, डिड का प्रयोग क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए यानी कि वाक्य के अंत में प्रश्न जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि तुम चाय पीते हो ना, तो यहाँ हमने वाक्य के अंत में न जोड़कर वाक्य के अंत में एक प्रश्न जोड़ दिया है, इसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं, यू टेक टी, डोंट यू। दोस्तों डोंट डू नॉट का कंबाइंड फॉर्म है, उसी तरह डज नॉट का कंबाइंड फॉर्म होता है डजंट,
और डिड नॉट का कंबाइंड फॉर्म होता है डिडंट। दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन टैग्स के बारे में मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन टैग्स की एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट लगेगा, यानी कि क्वेश्चन टैग में डोंट, डजंट या डिडंट का प्रयोग होगा, जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है। यू टेक टी, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसके क्वेश्चन टैग में नॉट लगेगा और इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट यू, और हमारा ओवरऑल सेंटेंस हो जाएगा यू टेक टी डोंट यू, तुम चाय पीते हो ना। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट लगा हुआ हो तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ डू डज डिड लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे तुम चाय नहीं पीते हो ना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डू नॉट टेक टी डू यू। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। वह तुम्हें जानता है ना, ही नोज यू डजंट ही। वह स्कूल नहीं जाता है ना, ही डजंट गो टू स्कूल डज ही। वह स्कूल गया ना, ही वेंट टू स्कूल डिडंट ही। वह स्कूल नहीं गया ना, ही डिडंट गो टू स्कूल डिड ही। चलिए हमने डू डज डिड के यूज नंबर 3 को भी देख लिया, आइए अब हम इसके यूज नंबर 4 को देखते हैं। यूज नंबर 4, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज डू मेक्स अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में यानी कि आज्ञा सूचक वाक्यों में डू का यूज करके हम रिक्वेस्ट या इन्विटेशन को और भी ज़्यादा परसुएसिव यानी कि राजी करने वाला या अनुरोधपूर्ण बनाते हैं। एक तरह से माना जाए तो इसमें प्लीज़ और मस्ट दोनों का भाव जुड़ा रहता है। जैसे कम टू द पार्टी, पार्टी में आना, ये एक इन्विटेशन है। इसे रिक्वेस्ट में बदलने के लिए इसमें हम प्लीज़ लगा सकते हैं, जैसे प्लीज़ कम टू द पार्टी, कृपया पार्टी में आना। लेकिन अगर हम कहें कृपया पार्टी में ज़रूर आना तो इसे हम कहेंगे प्लीज़ मस्ट कम टू द पार्टी। इसमें पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट दोनों झलकती है। इसे ही हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डू कम टू द पार्टी। इसी तरह अगर हम हैव अ कप ऑफ टी, इस सेंटेंस को ज़्यादा परसुएसिव यानी कि राजी करने वाला या अपनी बात मनवाने वाला बनाना चाहें तो हम कहेंगे डू हैव अ कप ऑफ टी, और इसका मतलब होगा प्लीज़ मस्ट हैव अ कप ऑफ टी। दोस्तों आपने कई यूट्यूबर्स को कहते सुना होगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो कईयों को कहते सुना होगा डू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल का मतलब है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को और भी ज़्यादा परसुएसिव यानी कि राजी करवाने वाला बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा डू सब्सक्राइब माई चैनल, कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी बहाने मैं भी आपसे कह देता हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश हाईवे। चलिए अब हम बढ़ते हैं डू डज डिड के 5वें यूज़ की तरफ। यूज़ नंबर 5, डू डज एंड डिड आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब किसी वाक्य में वर्ब की पुनरावृत्ति या दोहराव यानी कि वर्ब को बार बार आने से रोकने के लिए डू डज और डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लाइक्स स्विमिंग एंड हिज ब्रदर लाइक्स स्विमिंग टू। वह तैरना पसंद करता है और उसका भाई भी तैरना पसंद करता है। यहाँ एक ही सेंटेंस में लाइक स्विमिंग का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम दूसरे वाले लाइक्स स्विमिंग के बदले डज का यूज करके कह सकते हैं ही लाइक्स स्विमिंग एंड हिज ब्रदर डज टू, या ही लाइक्स स्विमिंग एंड सो डज हिज ब्रदर। मतलब वह तैरना पसंद करता है और उसका भाई भी। रोहित वर्क्स एज हार्ड एज हिज ब्रदर डज। रोहित इतनी मेहनत करता है जितना उसका भाई करता है। यहाँ हमने डज का यूज़ वर्ब वर्क्स की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किया है, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है रोहित वर्क्स एज हार्ड एज हिज ब्रदर वर्क्स। हालांकि दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन पहले वाले सेंटेंस को ज़्यादा बेहतर सेंटेंस माना जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही मीट्स मोर पीपल देन आई डू। इस सेंटेंस का मतलब है मुझसे ज़्यादा लोगों से वह मिलता है। दैट मीन्स जितने लोगों से मैं मिलता हूँ उससे ज़्यादा लोगों से वह मिलता है। तो ये था हमारा यूज़ नंबर 5। चलिए अब हम डू डज डिड के अंतिम यूज़ नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों शॉर्ट आंसर में उत्तर में प्रश्न पूछने वाले से सहमति यानी कि एग्रीमेंट
या असहमति यानी कि डिसएग्रीमेंट को व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब की जगह पर हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मुझसे किसी ने पूछा कि डू यू ईट मीट, क्या तुम मांस खाते हो, तो अगर मैं खाता हूँ तो इसका जवाब मैं जनरली दो तरह से दे सकता हूँ, सिर्फ येस कहकर यानी कि हाँ कहकर, या येस आई ईट मीट यानी कि हाँ मैं मांस खाता हूँ कहकर। पहला वाला जवाब एक बहुत ही छोटा सा जवाब है और दूसरा वाला एक लंबा जवाब। लेकिन इसके बजाय अगर हम कहें येस आई डू, हाँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ हमने ईट के बजाय डू का यूज़ किया है। तो इस तरह के जवाब को सबसे बेहतर माना जाता है और इस तरह के जवाब से पता लगता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है। उसी तरह अगर मैं मांस नहीं खाता तो मेरा जवाब होना चाहिए नो आई डोंट। यहाँ आई डोंट का मतलब है आई डोंट ईट मीट। उसी तरह डज ही स्मोक, इसके जवाब हो सकते हैं यस ही डज या नो ही डजंट। अगला एग्जाम्पल, डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की, येस आई डिड, हाँ मैंने की, या नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं की। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, येस आई डू या नो आई डोंट। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब्स की फर्स्ट कैटेगरी, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, टू बी, टू हैव और टू डू का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम हेल्पिंग वर्ब्स की सेकेंड कैटेगरी मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स दोस्तों शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी सेंटेंस में मूड यानी कि अवस्था या भाव का बोध कराते हैं और मूड का ही दूसरा नाम है मोड। इसी मूड या मोड को व्यक्त करते हैं ये मॉडल वर्ब्स। जैसे आई शुड गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, यानी कि मेरा अब जाने का मूड कर रहा है। यहाँ शुड एक मॉडल वर्ब है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स टू बी, टू हैव या टू डू का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स दोनों की ही तरह कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के ही रूप में होता है, इसीलिए मॉडल वर्ब्स का प्रयोग अकेले में कभी नहीं होता, इनके साथ मेन वर्ब का रहना जरूरी होता है। हाँ, कुछ मॉडल्स जैसे नीड, डेयर और यूज्ड का प्रयोग मेन वर्ब्स की भी तरह हो सकता है, इसीलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। दोस्तों मॉडल वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी पर्सन में हो या किसी भी नंबर में हो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आने वाला मेन वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है। दोस्तों मॉडल वर्ब्स भी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए इसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि मॉडल वर्ब्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर होगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तक के लिए इतना काफ़ी है और आप प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स टू बी, टू हैव और टू डू को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरा आज का काम हुआ ख़त्म और अब शुरू होता है आपका काम। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इंग्लिश सीखने वाले हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।